नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञापन की दुनिया पर। हम देखते हैं कि वो बेशक टीवी हो, वो बेशक मोबाइल में आप कुछ देख रहे हो, तो विज्ञापनों की एक झड़ी सी लगातार लग जाती है और वो विज्ञापन इतने क्रिएटिव होते हैं कि हमारा मन करता है, हम उनको कई बार स्किप नहीं करना चाहते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो ये क्रिएटिविटी क्या विज्ञापनों में अभी हाल फिलहाल से ही बढ़ी है या पिछले जो हमारे पुराने जमाने के जो विज्ञापन हुआ करते थे, शुरुआती विज्ञापन, क्या उनमें भी इस तरह की रचनात्मकता थी? इस पर हम बात करेंगे। और विज्ञापन की जो पूरी दुनिया है वो क्या है, किस तरह से विज्ञापन बनते हैं, कितनी बड़ी टीम होती है इन्हें बनाने वाली, किस किस तरह की कंपनियां हैं जो इन्हें बनाती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विपुल जोशी। विपुल जोशी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल विज्ञापन कंपनी लियो बर्नेड में मुंबई में रह चुके हैं। उन्होंने वहां पर 2.5 साल लगभग काम किया है और इन्होंने वहां पर विज्ञापन बनाए भी हैं, तो एक अनुभव है। अपने आसपास की दुनिया को इन्होंने बहुत करीब से देखा है। तो आज हम विज्ञापन की दुनिया पर बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आएगी और आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। विपुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सुनीता जी नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझे इस कार्यक्रम बुलाने के लिए, और हल्द्वानी की जनता को आभार, नमस्कार। तो विपुल, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा कुछ बेसिक बताइए कि विज्ञापन की दुनिया कुछ बदली है क्या पिछले 2-3 दशकों से? विज्ञापन की दुनिया, जैसा आप कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी आपको थोड़ा ज्यादा लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा उल्टा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में जैसे जैसे आप देखते हैं कि मार्केट बढ़ता जाता है और बाजारीकरण हावी होता जाता है, तो कंपनियां हावी हो जाती हैं और क्रिएटिविटी कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में जो हुआ है, तो उसमें जो विज्ञापन है वो कम क्रिएटिव हुए हैं और प्रोडक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा हुए हैं। मतलब उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है, कहानियाँ कम है। बेसिकली विज्ञापन एक वो रहता है कि जब आप किसी फिल्म के बीच में देखते हैं तो एक छोटी सी फिल्म रहती है वो, एक विज्ञापन। तो जो हाल फिलहाल के जो विज्ञापन है, मतलब अगर इसको देखें तो पिछले 3-4 सालों में, खैर वो हर दौर में ऐसा ही होता है। हर दौर में जो आदमी, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि जो इस दौर का आदमी होता है उसको अपने से पिछला दौर बहुत अच्छा लगता है कि 10 रुपये में 1 किलो घी ले आते थे। तो जो आज वाले हैं वो बोलेंगे कि हम 500 रुपये में घी ले आते थे, तो तब 5,000 का होगा। तो वो हर दौर को अपने पिछला दौर अच्छा लगता ही है। बिल्कुल। तो मुझे भी यही लगता है कि जो पिछले दौर के जो विज्ञापन थे वो ज्यादा क्रिएटिव थे, उसमें रचनात्मकता ज्यादा थी। विपुल, तुमने मुंबई में भी काम किया है, लियो बर्नेड में। वहां पे काम करने का अनुभव क्या है? कैसे विज्ञापन की दुनिया में तुम्हारा जाना हुआ और क्या क्या अनुभव, कैसे कैसे अनुभव वहां पर रहे हैं? जो नए नए स्ट्रगलर वहां पर आते हैं विज्ञापन लिखने के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, कितना क्रेज है युवाओं में इस फील्ड का और कितना हासिल वो वहां जाकर कर पाते हैं? मुझे लगता है, जैसे आपने पूछा कि मेरा जाना कैसा हुआ, तो मैं मुंबई में ही मतलब एक तरह से स्ट्रगल कर रहा था, या मैं फिल्मों में काम देख रहा था। तो मैंने उस बीच कुछ एक सीरियल्स में काम किया। एक मराठी फिल्म है, थोड़ा उसमें भी मैंने एज ए एडी थोड़ा मैंने उसमें काम किया। फिर उसके बाद मुकुल उपाध्याय जी हैं अल्मोड़ा के, तो मेरे एक मित्र हैं सुधांशु फिरदौस, तो उन्होंने मुझे मुकुल उपाध्याय जी के बारे में बताया। फिर वो लियो बर्नेड दिल्ली में थे, तो फिर मेरी उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा भी था कि अगर तुम दिल्ली आना चाहो तो हम दिल्ली में तुम्हारा करवा सकते हैं। तो मतलब उसमें वो रहता है कि आपको कुछ एक टाइम फ्री में भी काम करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम दिल्ली आओगे तो हम तुम्हारा काम अच्छा है, हमने देखा है, तो हम वहाँ तुम्हारा स्टार्टिंग से तुम्हें पैसे मिलने लगेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे दिल्ली नहीं रहना, मुझे मुंबई ही काम करना है, क्योंकि मुंबई में आपका एक्सपोजर ज़्यादा है। जितने भी ऐड होते हैं वो शूट आखिर में मुंबई में ही होते हैं, और मुंबई में आप एक साथ और भी काम कर सकते हैं। आप अगर सपोज आप पूरा हफ्ता एड एजेंसी में दे रहे हैं, तो सैटरडे संडे आप फिल्म के लिए किसी से मिल सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ 2 शॉर्ट फिल्में भी बनाई। अच्छा। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता अगर शायद मैं दिल्ली रहता, है ना। तो मतलब वो एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होता है जी। तो किसी भी विज्ञापन कंपनी की अपनी ब्रांच ऑफिस होते हैं, इसका मतलब कि जैसे मुंबई में है, मुंबई बेस्ड ये कंपनी होगी, दिल्ली में इसका ऑफिस है, क्या बाकी और जगहों में भी इसके ऑफिस दफ्तर थे? हाँ, इसके लियो बर्नेड का एक दिल्ली में ऑफिस है, बेंगलोर में ऑफिस है और मुंबई में ऑफिस है। ऐसी ओगलवी है जो दुनिया की शायद सबसे बड़ी, शायद नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी एड एजेंसी है। उसके 5-6 जगह ऑफिस हैं इंडिया में। इसका रीजन क्या रहता है कि वो तमाम लोकल प्रतिभाओं को एक मंच मिल पाए, लोकल चीजें विज्ञापनों में आ पाए, क्या ये मकसद होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कंपनियों का भी ऐसा मकसद होता है कि वो लोकल। उसमें बेसिकली मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि जो कुछ क्लाइंट होते हैं उनके हेड ऑफिस मुंबई होते हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं जिनके हेड ऑफिस दिल्ली होते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके बेंगलोर होते हैं।
मुझे उतना बिजनेस उतना तो समझ नहीं है उसकी, लेकिन जी। मुझे लगता है कि ये एक रीज़न रहता होगा कि अब जैसे अगर सपोज आपका ऑफिस मुंबई में है और आपकी जो आपका क्लाइंट है वो दिल्ली में है, तो आप कितना ट्रेवल करेंगे, कितना मिलेंगे, क्योंकि आपको हफ्ते में एक आध बार मतलब काफ़ी मिलना पड़ता है, जी। तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता अगर वहाँ ऑफिस ना हो। तो उस तरह से रहती हैं चीज़ें, तो इसलिए शायद ये 3-4 शहर में ऑफिस रहते होंगे। जी जी, जैसे कि फिल्मों का जो क्रेज है, हीरो बनने का, एक्टिंग का जो क्रेज है, उसके लिए बहुत सारे लोग मुंबई में आते हैं। क्या विज्ञापन लिखने वाले, स्क्रिप्ट राइटिंग वाले लोग भी वहां पर आते हैं, और उनकी तादाद कितनी होती है? मुझे ये लगता है कि विज्ञापन लिखने का ये मतलब एक तरह से ना थोड़ा वो छुपा हुआ रहता है, लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। मतलब बहुत सी चीज़ों के बारे में ना, बहुत से जब आप उस फील्ड में घुसते हैं तब आपको पता चलता है। जैसे वॉइस ओवर जो है उसका एक बहुत बड़ा दायरा, बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि बिल्कुल। उसमें आप डिस्कवरी के चैनल हैं, उसमें आप अपनी आवाज़ें दे सकते हैं। क्योंकि अब तो ग्लोबल दुनिया जब हो गई है, तो हम चाइना के डोरेमोन जैसे सीरियल भी यहाँ देख रहे हाँ, हैं, तो तो उनकी डब भी उनके डब हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें साउथ की फिल्में साउथ डब की हो रही फिल्में हैं। डब हो रही हैं। तो वही होता है कि जब आप उस फील्ड में घुसते हैं तब आपको पता चलता है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। तो एड एजेंसी के बारे में अगर मैं आपको सही बात बताऊं जो असली में, तो मुझे तो पता ही नहीं था, है ना, कि मुझे ये नहीं, क्योंकि मतलब मैंने MBA किया, BBA किया, इस तरह के कोर्सेज किए हैं, तो मुझे लगता था कि एड एजेंसी की वैकेंसीज भी naukri.com पे मिलेंगी, मैं उसमें ढूंढता था, तो मिलती नहीं थी, क्योंकि वो एक छोटा सा फील्ड है और सब अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो और मुझे ये भी पता नहीं था कि आप सीधे जाके भी किसी से मिल सकते हैं, है ना। तो वो एक शुरुआती स्ट्रगल मेरे साथ तो रहा, है ना। तो मतलब मुझे तो ऐसा पता नहीं था कि आप किससे मिल सकते हैं। तो तब मुझे मुकुल उपाध्याय जी मिले और मैं उनके थ्रू उन्होंने मेरा इंटरव्यू करवाया, है ना। तो और ऐसा भी होता है कि आप सीधे जाके भी कितने लोग मिलते हैं, लेकिन ये होता है कि जब आप आपको अपना लिखा हुआ जब दिखाएंगे तो वो प्रभावित करता होगा सीनियर्स को। नहीं, वो भी है, लेकिन ये है कि आपको तो रास्ता ही पता नहीं है ना। जैसे मतलब सपोज जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, और यहाँ कोई डिपार्टमेंट में कुछ चल रहा है, तो बाहर की दुनिया को वो जब चीजें पता ही नहीं होंगी किसी को, तो कैसे आके मिलेगा ना। बिल्कुल। तो वो सूचनाओं का जो अभाव, जो मिसकम्युनिकेशन बोल सकते हैं आप, सूचनाओं का जो अभाव है। तो वहां पर रहकर कितने विज्ञापन तुमने बनाए? वहां पर है कि मतलब लियो बर्नेट पे मैंने काफी सारे ब्रांड्स पे काम किया। मतलब मैंने, अगर आप वो बोल सकते हैं कि मैं शायद उस टाइम पे हिंदी राइटरों में शायद टॉप 5 में तो था वहाँ, मतलब नंबर 1 नंबर 2 पे था। मैंने लगभग सारे ब्रांड्स पे काम किया वहाँ। अच्छा। हाँ, मैंने लगभग दिल्ली के भी कुछ एक ब्रांड्स पे भी काम किया। तो और मेरा जो रिलीज वर्क, उसमें बेसिकली ये रहता है एड एजेंसी में आपका रिलीज वर्क कितना है ना, उस पर ज़्यादा बात होती है। वो जो आप कितनों पे काम कर रहे हैं वो तो एड एजेंसी के अंदर लोगों को पता है कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, कितने उसमें से सैंक्शन हो पाए, कितने बन पाए। तो उसमें मतलब जो मेरा रहा, मेरे लगभग 3-4 विज्ञापन बन पाए, मतलब तो वो भी, लेकिन वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है कि इतने इतने भी बन पाना। जी जी। तो वो मेरा फिर भी मतलब ठीक रहा। मतलब ये है कि वो शायद स्कोर काफी बेहतर हो सकता था, शायद मेरे 7-8 बन सकते हैं। एक हमारे सर थे अमित आचरेकर सर, तो उनसे हमारी बात होती थी, तो हम सोचते थे कि हमारे कुछ 7-8 बनते, लेकिन वो कुछ एक चीजें, मैं जो बोलता हूँ कि बाजार हावी हो जाता है क्रिएटिव्स पे, तो वो रहा, वरना शायद 7-8 और होते मेरे अच्छा, पास। कुछ विज्ञापन अपने याद हों जो प्रसारित हुए हैं, बताना चाहो? हाँ, जैसे स्टार प्लस के लिए 2 रेडियो लिखे थे, वो रिलीज हुए हैं। 2 रेडियो मतलब स्टार प्लस के जो सीरियल्स आते हैं, तो हम उनके लिए जो उनके आप वो देखते हैं, उनके ऐड जो होते हैं, तो वो हम लिखते थे। और साथ उनको में रेडियो कहते हैं क्या? नहीं, वो ऐड अलग होते हैं। हाँ। और रेडियो भी लिखते हैं। मतलब वो एक जो कैंपेन चलता है वो 360 कैंपेन चलता है ना हमेशा। तो उसमें बेसिकली ये रहता है कि आपके कुछ रेडियो, 2 रेडियो रहेंगे, एक TVC रहेगा। अच्छा, और अच्छा। ग्राउंड एक्टिविटी क्या होगी। जैसे क्या लिखा था स्टार टीवी के लिए? स्टार प्लस के लिए दो ऐड लिखे थे। एक कोई लॉट आया है करके एक सीरियल आया था उनका, तो उसके लिए 2 रेडियो लिखे थे। तो वो रिलीज हैं, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। और तो अच्छा, बाकी एक टाटा कैपिटल के लिए एक था ऐड, सलाम लोन करके, वो लिखा था। कुछ पंक्तियां अगर याद हों? गाना ऐसा था कि कुछ लोग जहां में होते हैं यूं, कहते हैं लकीरों से हार माने तो क्यों। और फिर ये कि जब दुनिया उन्हें दबाती है तो एक बात भूल जाती है, बीज हैं ये, जब दबते हैं तो फिर फसल लहराती है। कुछ लोग होते हैं जहां में यूं, कहते हैं लकीरों से हार माने। तो बेसिकली वो एक मतलब जो लाइफ का स्ट्रगल है कि आप अपनी धुन पे रहते हैं। तो यहाँ पे टाटा कैपिटल वालों ने पूरी भावनाओं को जो है दोहन करते हुए तो ये आपका कितना मानना है कि विज्ञापन कहीं ना कहीं पूरी भावनाओं का दोहन ही होता है एक तरह से? जितने भी विज्ञापन होते हैं वो हमारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहीं ना कहीं होती हैं।
मेरे को तो हमेशा वो लगता है ना, मैं तो हमेशा, जैसे मैं आपसे पिछले 2-3 बार भी जो हमारी बातचीत हुई, तो मेरे को तो हमेशा वो लगता है कि वो राइटिंग एक क्राफ्ट है बेसिकली ना। तो वो मेरी वो प्रैक्टिस है कि मैं वो लिख लेता हूँ। तो मैं तो उस पर भावना को नहीं, हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो विज्ञापन बनते हैं और जो उनको देखते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो आकर्षित हों। आकर्षित करने के लिए आपको कोई ना कोई भावना का सहारा तो लेना पड़ेगा ना। जैसे मतलब कोई ना कोई रस, जैसे अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि माँ अगर देख रही है कि उसके बेटे की हाइट कम रह गई, तो कोई ना कोई तो वो सीता को हरने के लिए कोई ना कोई सोने का मृग तो चाहिए एक तरह से, अगर हम वैसे कहें तो कोई ना कोई भावना तो आप करेंगे ही। तो ऐसा रहता है ऐड में, काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि वो बने ही इसीलिए होते हैं, सामान बेचने के लिए बने होते हैं बेसिकली, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ऐसा भी था कि शुरुआती जो विज्ञापन हुआ करते थे वो सीधे सामान बेचने का ही कुछ सीधा सीधा फंडा विज्ञापन में दिखाया करते थे, या इतनी रचनात्मकता क्या पहले भी हुआ करती थी? आपने कहा कि पहले ज्यादा होती थी, जैसे कुछ बताना अगर चाहें, कुछ एग्जांपल्स देकर। उसमें हमेशा अभी मेरी एक मित्र से मेरी बात हो रही थी, तो उसमें हमेशा ना ये रहता है कि जो राइटर है, जैसे मैं हूँ, तो मैं ये चाहूंगा कि विज्ञापन याद रहे, है ना, कि उसकी कहानी याद रहे, उसका अगर कुछ गाना लिखा तो वो याद रहे, और जो कंपनी है वो चाहेगी उसका प्रोडक्ट याद रहे। तो और यह है कि अगर कंपनी सीधे आके बोलेगी कि मेरा हॉर्लिक्स खरीदो या मेरा ये लक्स खरीदो, या तो वो कोई देखना नहीं चाहेगा। तो वो जो एक बोलते सुगर कोटेड, तो जो राइटर है हमारा काम है उसको सुगर कोटेड करके बेचना बेसिकली ना। तो वो अब ऐसा भी ना हो कि चीनी चीनी हो, है ना, तो उसका फिर मजा भी नहीं आएगा। ऐसा भी होता है कि कई बार कंटेंट इतना हावी होता है कि विज्ञापन किस चीज का है हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, तो राइट, कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा हावी रहता है तो कंटेंट बहुत वजन नहीं रख पाता। हाँ, तो इसीलिए ऐड एजेंसियां होती हैं कि एक बैलेंस बना रहे, क्योंकि मतलब राइटर तो ये चाहेगा कि अगर सपोज उसने कोई गाना लिखा है, अगर जैसे मतलब अगर सपोज मैंने कोई गाना लिखा है 10 लाइनों का, तो मैं तो चाहूंगा कि 10 की 10 लाइनें आ जाएं। बिल्कुल। लेकिन यह है कि एड एजेंसी में मतलब उसको अगर आप उसमें 30 सेकंड हैं तो 4 लाइन नहीं आएंगी। तो वो जो एक बैलेंस बनाना होता है ना, उसीलिए एड एजेंसीज होती हैं। कई बार मुझे लगता है कि जैसे कंटेंट इतना अच्छा होता है कि हमें अंत तक पता नहीं चलता कि विज्ञापन किस चीज का था, तो हमें थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना होता है, तो तब एकदम क्लिक कर जाता है। तो थोड़ा माइंड का मुझे खेल है मुझे लगता है। तो मुझे ये लगता है कि विज्ञापन एक आम आदमी के लिए तो कभी नहीं बनते हैं। आम आदमी की तो उन विज्ञापनों तक पहुंच ही नहीं है। आम आदमी जिसका रोज कुआं खोदना होता है, जिसने रोज पेट भरना होता है अपना, उस तबके के लिए तो विज्ञापन हरगिज नहीं है। मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए विज्ञापन होते हैं। नहीं, जो तबके की आप बात कर रहे हैं जिनको मतलब रोज कुआं खोदना है, शायद उनके पास तो टीवी भी नहीं होगा, हाँ, मुझे ऐसा मतलब लगता है ना। बिल्कुल। और शायद अगर फोन होगा भी तो शायद उनके पास इतना टाइम, अगर वो लेबर या इस तरह के लोग होंगे तो शायद उनका इतना टाइम भी नहीं होगा नहीं कि वो विज्ञापन से प्रभावित होकर उस चीज को खरीदते होंगे। खरीद- उनकी तो जो जरूरत होगी वो और ये खरीदते खरीद हैं। पाते होंगे ना, खरीद पाते होंगे वो। तो मतलब सीधा सा हम बोल दें कि उस तबके के लिए तो बिल्कुल भी विज्ञापन नहीं है। तो बचा उसके बाद मिडिल क्लास और अपर क्लास। नहीं, उसमें अगर आप एडवर्टाइजमेंट की भी जो कैटेगरी आप देखेंगे उसमें भी आप वो रहता है कि जो वो है सब वो मिडिल क्लास लोग ही दिखाए जाते हैं ना। उसमें कभी गरीब वैसा नहीं होता कि किसी गरीब फैमिली का वो दिखा रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो उसमें भी वही रहता है। तो वो जो हाँ, मतलब विज्ञापनों में वो कहीं जगह भी नहीं पाते हैं, या तो पाएंगे तो कहीं पे वो एक उस तरह से फिलर के तौर पर या ऐसे जगह पाते हैं। आप ये जैसे अगर कोई गरीब की बेटी अगर एंकर बन गई है तो आप रिन सुप्रीम का ऐड देकर कि उसकी कपड़ों में सफेदी है इसलिए वो एंकर बन गई। वो दूध बेचने वाले की बेटी थी या ऑटो चलाने वाले की बेटी थी, तो इस तरह से वो आ पाते हैं। आपने उसकी किताबें नहीं देखी, आपने उसके कपड़े देखे। हाँ, ये चीजें आप कह सकती हैं। खैर वो है कि मतलब आपकी स्माइल से आपको नौकरी मिल रही है, आपके रिज्यूम से नहीं मिल रही, वो एडवर्टाइजमेंट वो दिखाया जाता है। बिल्कुल जैसे कई बार हम देखते हैं कि महिला विरोधी छवि भी गढ़ने का काम करते हैं एडवर्टीजमेंट। मतलब एक जो चुटकुलों के माध्यम से जो महिला छवि गढ़ी जाती है, तो उस तरह से विज्ञापन में भी वो चीज हावी है। अगर हम देखें कि अगर जेंट्स के कोई चीज का प्रोडक्ट का विज्ञापन है तो उसमें महिला को आप अतिरिक्त दिखाओगे जबकि उसकी जरूरत नहीं है, तो आप इस्तेमाल तो कर रहे हो उस चेहरे का, उस चीज का। हाँ, इस पे भी मतलब काफी लोग कहते हैं कि महिलाओं को वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और मतलब मुझे भी लगता भी है कि हाँ ये चीजें मतलब, लेकिन ये है ना कि महिलाओं को भी इस पे आवाज उठानी चाहिए। आखिरी में चलते चलते एक सवाल कि विज्ञापन कितना असर डालते हैं हमारे जीवन पर? मुझे लगता है काफी ज्यादा असर डालते हैं। अगर क्या हम वाकई में उस विज्ञापन को देखकर वो चीज खरीदते हैं? अगर वो सटीक बन गया है तो आदमी खरीदता है। जैसे आजकल आप देखो कि फिल्म एक्टर का सहारा लिया जाता है विज्ञापनों को लेकर। पहले से क्या इस तरह का था? हाँ, विनोद खन्ना जी ने काफी ऐड किए हुए हैं। मैंने तो
देखे भी हैं, मतलब जो पुराने ऐड है ना। अच्छा अच्छा। और हेमा मालिनी जी ने, वो जो हेमा मालिनी जी का वो आता था, एक ऐड आता था गुड नाइट का, गुड नाइट का है ना उनका, कि मेरे कमरे में ये, और उसमें एक चुटकुला भी था, पापा के कमरे में बैक पाइपर, ऐसा था ना एक चुटकुला भी, तो मेरे को अच्छा याद नहीं है चुटकुला। अच्छा। तो इस तरह से मतलब वो तो हमेशा ही, क्योंकि जिसकी भी फैन फॉलोइंग होगी ना, वो आप एक्टर एक्ट्रेस छोड़ दीजिए, बॉलीवुड वाले छोड़ दीजिए, जिसकी भी फैन फॉलोइंग जहां भी होगी, उसका इस्तेमाल किया जाएगा लोगों के द्वारा सत्ता पे आने के लिए, या फिर कहीं भी आने के लिए, या कहीं भी ऊपर पहुंचने के लिए। जो भी जहाँ, जैसे सपोज किसी गांव का कोई ईमानदार है, जैसे बुधिया एक बच्चा था जो दौड़ता था, है ना, तो मतलब वो तो हमेशा रहेगा। जो फेमस होगा उसके इर्द गिर्द वो चीजें बुनी जाएंगी, या उसके जैसे अगर किसी एक्टर की छवि खराब होती तो उसे विज्ञापन कंपनी भी हाथ पीछे खींच लेती है, उसका करार रद्द कर देती है। वो बहुत बार हुआ है, वो तो इंडिया में, वो तो आपने देखा ही होगा, काफी बार हुआ है। और वो, और यह है कि वो धीरे धीरे मतलब हो ही रहा है, वो तो ना, वो तो हमेशा होता ही है, क्योंकि वो अगर देखा जाए तो एक्टर की उम्र 10 साल है, कंपनी की उम्र 100 साल है, तो कंपनी अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर यह है कि जो एक बार मतलब इमेज में वो जो धक्का लग जाता है, तो फिर उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। जैसे मैगी के साथ हुआ, लेकिन फिर भी अभी अब बाजार में फिर से मैगी उतर आई है। बीच में लेकिन अल्टरनेट भी काफ़ी इसके हुए, कई सारी कंपनियां नई नई प्रोडक्ट लाई मैगी जैसी ही। अब उसमें भी, मैगी में तो मुझे लगता है कि यह है कि वो कभी कभी होता है कि आपके कंपटीटर कॉन्स्पिरेसी कर देते हैं आपके खिलाफ, तो मुझे तो उसमें ज़्यादा वही लगता था, क्योंकि हम तो बचपन से खा ही रहे हैं ना ऐसा। और ऐसा है कि उसमें बोल रहे थे कि लेड है, शीशा है, लेकिन पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है ना, ऐसे तो आपको सारी गाड़ियां बैन कर देनी चाहिए, इतना पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा है। उसके बाद ऐसे शराब की दुकानें खुली, वो तो फिर एक अलग मुद्दा है बात करने का ना। तो मुझे लगता नहीं है वो तो। और ये होता है आपके कंपटीटर भी, मतलब कितने बार ऐसा होता है ऐड में, जैसे इस पे शायद आपको पता नहीं होगा, कितने बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी है, जैसे सपोज ए और बी है, दोनों कंपटीटर हैं, तो बी ने कोई ऐड बनाया, उसको टारगेट करके उसको रिलीज किया, फिर अगले दिन जब सबने देख लिया तो और हल्ला हुआ कि ऐसा क्यों बनाया, तो उसने हटा दिया, लेकिन तब तक सब देख चुके थे। Okay. या फिर वो दूसरे अकाउंट से फिर से रिलीज कर दिया, इस तरह से भी रहता है। जी, जी, तो ये तो आप वही है कि शतरंज की चालें इस तरह से रहती है आपके, क्योंकि वो विरोधी ही है एक तरह से ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आजकल अखबार में विज्ञापन आ रहा है, एक आया था पैरासूट ऑयल का, नारियल ऑयल, कोकोनट ऑयल का। एक ऐड आया था पैरासूट कोकोनट ऑयल का, एक आया था अनमोल उसका। अनमोल का विज्ञापन था कि हम इतनी ही क्वांटिटी, इतने दुगने रेट में आपको, कम रेट में दे रहे हैं, और पैरासूट ऐसे दे रहा है। ऐसे कल आ रखा था निहार शांति आंवला और आंवला तेल का। तो क्या हम किसी को पर्टिकुलर टारगेट करके भी बता सकते हैं कि ये आप इतने में ले रहे हैं, मेरा इतने में है? हाँ, मुझे लगता है अब और ये भी रहता है इसमें ना, अगर देखा जाए तो इसमें ना कि उस देश का कानून क्या कहता है, उस पर भी बहुत वो है। क्योंकि एक ऐड है, आप अगर आपको यूट्यूब में मिलेगा, उसमें तो उसमें एक छोटा सा बच्चा है, वो चलता हुआ जाता है, और जैसे विदेशों में मशीनें लगी होती हैं, आप सिक्का डालते हैं और पेप्सी या कोका कोला बाहर आती है, तो उसमें वो बच्चा जाता है, सिक्का डालता है, कोका कोला निकलती है, वो कोका कोला ऐसे रखता है जमीन में, उसके ऊपर खड़ा होता है, फिर सिक्का डालता है, फिर पेप्सी निकलती है, वो पेप्सी उठाता है और चला जाता है। तो वो तो देखिए वो तो ये यानी कि ऐसा कर सकते हैं हम, नहीं, किसी को डाउन कर सकते हैं अपने विज्ञापन को ऊंचा दिखाने के लिए? वो डिपेंड करेगा कि उस देश का कानून कैसा है, उस पे निर्भर करेगा। क्योंकि बहुत से लोग, मतलब बहुत से लोग क्या, ये तो शायद आपको पता ही होगा कि जैसे यहाँ जो गाड़ियां बिकती हैं, वो लेस सेफ्टी वाली गाड़ियां होती हैं, क्योंकि यहाँ एक तो लोगों के पास पैसा उतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। यहाँ जो प्रोडक्ट बिकते हैं उनकी क्वालिटियाँ कम होती हैं, है ना। तो वो तो, और सरकार परमिशन देती है उसकी, तो ये तो उस पर डिपेंड करेगा कि उस देश का कानून कैसा है उस चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से है। क्या अवार्ड वगैरह भी मिलते हैं? क्योंकि जैसे आपने एक विज्ञापन लिखा, कंपनी ने उसको खरीद लिया, कॉपीराइट कंपनी का हो गया, तो आप तो किसी को कह भी नहीं सकते कि मैंने ये विज्ञापन लिखा है। तो क्या बचता है जो राइटर होते हैं, जो असल राइटर, जो बिल्कुल कंटेंट को लिख रहे हैं, धारदार कंटेंट, उनके पास कुछ बचता है कि नहीं बचता है? उन्हें काफी कुछ बचता है खैर, लेकिन जैसे अभी ये जो मैंने ऐड लिखे हैं, है ना, ये मैंने लिखे हैं या जो मेरे मित्रों ने लिखे हैं, तो वो बता सकते हैं कि, क्योंकि ऐड की जो दुनिया होती है वो एक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मुंबई है ना, उसमें 4 तरह की इंडस्ट्रियां हैं। आपकी एक टेलीविजन इंडस्ट्री है, उसके बाद एक फिल्म इंडस्ट्री है, उसके बाद आपकी एक एड एजेंसी है ना। और ये मतलब जैसे सीरियल्स हो गए, ये जो आपके ऐड हो गए,
इसमें ज्यादातर जो राइटर्स होते हैं या जितने भी, जैसे मैंने भी 2 साल ही काम किया है ना, मैं और भी एक दुनिया उनकी है। हाँ उनके, और सबको आखिर में फिल्म में ही जाना है, फिल्म में या फिल्में लिखनी है या फिल्म डायरेक्ट करनी है। इसलिए मैंने भी 2 साल काम किया, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया है ना, तो मैं अभी फिल्में बना भी रहा हूँ। प्रसून जोशी जैसे लोग भी हैं जो एड किंग कहे जाते हैं, तो इस मुकाम तक भी पहुंच जाते हैं कुछ स्क्रिप्ट राइटर, लेकिन कुछ जो है वो गुमनाम भी रह जाते हैं। हाँ वो चीज़ भी है, और मतलब उसमें भी यह है कि मतलब मुझे लगता है मैं उतना पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन मैं उस भीड़ का भी हिस्सा नहीं बना चाहिए। मुझे लगता है वो कुछ एक चीज़ें पीआर रिलेटेड भी होती हैं ना, कि मतलब क्रिकेट के भगवान ये नाम जो ये पीआर एजेंसियां देती हैं। प्रसून जोशी कैसे बने होंगे, इतना हिट कैसे हुए होंगे? उनका एक लंबा एक अनुभव रहा है। खैर वो तो दिग्गज हैं अभी भी, मतलब अभी इतने सालों से हैं। पेप्सी मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, क्या उन्हीं का है ना? इसमें भी बहुत सारे वो हैं, इसमें भी विवाद है, बहुत विवाद वो है कि एड एजेंसी के अंदर काफी विवाद है, उसमें भी हम उसमें क्या कह सकते हैं, है ना। लेकिन इस तरह से रहता है कि मतलब, तो विज्ञापनों के लिए भी क्या कोई अवार्ड फंक्शन होते हैं? काफी सारे अवार्ड्स होते हैं, जैसे स्पाइक एशिया है, ग्रां प्री है, काफी, मतलब मैं बोल रहा हूँ मतलब ये बेस्ट विज्ञापन को अवार्ड देती होगी, और उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज रहती हैं कि मतलब किसी को आपका मतलब साउंड के लिए मिला है, किसी को नए आइडिया के लिए मिला है, उसके अंदर फिर उसके अंदर भी पीआर किसी को पीआर के लिए मिला हुआ है, तो उसके अंदर भी बहुत वो एक अलग दुनिया ही है। मतलब कितने ऐसे लोग होते हैं, मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जैसे पीयूष पांडे जी हैं, जिन्होंने फेविकॉल के जिन्होंने सारे ऐड लिखे हैं। मतलब आप जितने भी बहुत अच्छे पुराने जमाने के जितने भी आप अच्छे ऐड उठाएंगे तो 10 में से 8 उन्हीं के होंगे, उन्हीं के लिखे हुए। तो वो कभी फिल्मों में आए ही नहीं, या वो ऐड से हिले ही नहीं, है ना। जैसे जो मेरे बॉस थे मुंबई में हैं, मतलब जो मेरे बॉस थे मुंबई में, विक्रम पांडे स्पाइकी, वो एड एजेंसी में ही हैं। उनका कभी फिल्मों की तरफ झुकाव ही नहीं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो एड एजेंसी में ही रहते हैं तमाम, उनका फिल्मों में कोई। मुझे याद है कि हमारे दौर के जो विज्ञापन हुआ करते थे, तुमने कहा कि बड़े क्रिएटिव होते हैं, लेकिन मुझे याद है कि वो नमक का ऐड आता था कि आयोडीन नमक जब पहली बार आया था, लोगों को जागरूकता फैलाई गई थी कि घेंगा रोग से आप ये बचाव करेगा। उससे पहले तक लोग मोटा नमक खाते थे, तो उसमें एक पाउच में मोटा नमक और एक में वो डब्बे में भरा जाता था, तो आयोडीन नमक बिल्कुल सरसराते हुए बढ़िया से डब्बे में भर जाता था, उसको आपको हिला के डालना होता था। तो एक आदमी होता था, वो टेबल होती थी, सिंपल सा एक ऐड होता था, बहुत ज्यादा तामझाम भी उसमें नहीं था। तो इस तरह के एक विज्ञापन याद है। दूसरा, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। मुझे लगता है कि वो देश का आजादी के बाद का जो दौर था, वो भी कहीं ना कहीं विज्ञापनों में झलकता था। एक की बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, शुरू में जो उद्योगपति उस समय के रहे, तो उसका असर भी विज्ञापनों में उसमें रहा होगा। अब आज चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं, तो अब थोड़ा अलग तरह के विज्ञापन हैं, अलग तरह के भी। और यह है कि मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जैसे बजट जो है ना, तो इतना कंपटीशन नहीं था, चुनिंदा कंपनियां हुआ करती थी, चुनिंदा कंपनियां थी, उसके बाद बजट कम था, है ना। और फिर यह है कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाती है, उसके साथ बजट भी आगे बढ़ता। अभी तो अब 5-5, 10-10 लाख के तो कैमरे ही हैं, है ना। वो भी मतलब स्टार्टिंग रेंज। तो मैं वही कह रही थी कि आज कंपटीशन ज्यादा है, तो आपको ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत है विज्ञापनो में, और वो हो भी रही है। और कंपटीशन भी मतलब वो इस तरह का है कि आपको टेक्नोलॉजी में भी उनको काटना है, आपको क्रिएटिविटी में भी उन्हें काटना है ना, आपको एक्टर भी। तो जब आप हर चीज बेस्ट लेंगे तो आपका बजट अपने आप बढ़ जाएगा ना। बिल्कुल। अगर सपोज एक लाइन मैं लिखूंगा, एक लाइन कोई गुलजार साहब लिखेंगे, है ना, तो चाहे वो लाइन सेम होगी या क्या पता मैंने अच्छी लिखी हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन बजट उनका ज्यादा होगा। ऐसा जो एड एजेंसी में जो राइटर होते हैं उनको हमेशा शिकायत भी रहती है। मतलब कितने बार कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें जो कंपनी होती है वो चाहती है कि बाहर के राइटर लिखें, तो उनको पैसा मिलता है वो काफी ज्यादा मिलता है ना। और ऐसा होता है कितने बार उनका अप्रूव भी नहीं होता, फिर भी वो पैसे लेके चले जाते हैं। तो ऐसा रहता है। वो तो हमेशा शिकायतें तो हमेशा रहेंगी, बिल्कुल सबको रहेंगी। मतलब वो दौर था कि उसमें भारत का, अपने देश का, अपने राष्ट्र की कहीं ना कहीं झलक उन विज्ञापनों में नजर आती थी। झलक नहीं, मुझे लगता है ना, हमें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी चीज ऊपर होगी ना उसको बेचने की कोशिश की जाएगी। उस समय देश ऊपर था तो देश को बेचने की कोशिश की जाए। अभी भी आप कजारिया टायर देखते हैं कि देश की मिट्टी से बना, देश का इसके बना, है ना। देश को टाटा नमक का है, देश का नमक। तो मतलब वो बेचने की कोशिश की जाती है कि आप जो आप कह रहे थे ना कि हमने इमोशंस जो है भावना को वो कई बार बच्चे की इमोशंस को भुनाया जाता है, कई बार माँ के इमोशंस को भुनाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि जब दिवाली के ऐड होते हैं, है ना, तो
दिवाली के ऐड होते हैं तो उसमें दिवाली के इमोशंस को बुनाया जाता है। फिर उसके बाद बिल्कुल, जब बिल्कुल, त्योहार 15 अगस्त वाले। होता है तो उस पे तो वो तो हमेशा वो रहता ही रहता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी आप वो छोड़ दीजिए, अभी हम कोरोना के महामारी के दौर में जी रहे हैं, तो हाँ। आजकल हर एक चीज इम्यूनिटी बूस्टर है। आप देखिए अगर मुझे हर लगता चीज है कैसे एकदम से हाँ, कन्वर्ट हो गई। मुझे तो और लगता है कि अगर मैं कभी पेन खरीदने जाऊंगा तो बोलेंगे कि ये पेन ले लो, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये कोरोना सेफ है, इसकी जो मेटल है ऐसा भी बोल हाँ, सकते कि हैं। इसकी स्याही बहुत अच्छी है। तो कितनी जल्दी इन्होंने कोरोना को भुनाया पूरी तमाम हाँ, तो वो कंपनियों ने। हमेशा रहता ही है। तो मैं तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मार्केट बाजार से, कि वो एक शेर है कि जिंदगी तेरा तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। तो मैं तो बाजार से दूर रहना चाहता हूँ असली में, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता कभी। जी, तो विज्ञापन में हम देखते हैं कि कई बार बुजुर्ग लोगों पे हम भरोसा करते हैं, समाज भरोसा करता है कि अरे उम्रदराज आदमी कुछ कह रहा है तो एक उसकी बात में दम होगा। तो विज्ञापनों ने उनका भी सहारा लिया, बुजुर्ग लोगों को भी दिखाया जाता है विज्ञापनों में एक भरोसे के लिए। आजकल अभी नया ट्रेंड चला है कि छोटे बच्चे को मूंछें ऊंचे लगा के बड़ा सा बना के दिखाया जाता है, तो वो भी बड़े प्यारे से लगते हैं वो सब। हाँ, देखा आपने बोला ना प्यारे से लगते हैं, तो जब आप टीवी देख रही होती तो आपको लगता है अरे बड़े प्यारे से, तो आप देख लेती हैं उस चक्कर में ऐड, है ना, या वो क्योंकि वो। लेकिन मुझे लगता है कि उस प्रोडक्ट को हम खरीदें, ये बहुत एक अलग ही मसला होता होगा। नहीं, मुझे लेकिन लग रहा है। ये है कि आप उस प्रोडक्ट को जानती तो हैं, है ना। हाँ, जब उस तक नॉलेज पहुंचती कि अच्छा ये भी कुछ है। हाँ, क्योंकि वो खरीदना तो फिर भी एक वो ना एक लंबी प्रोसेस है। आज मतलब वो है कि आज आप देखेंगे, कल आप जानेंगे, फिर आप खरीदेंगे। वो तो फिर एक सामने आपके दिखेगा तो आप प्रायोरिटी में उसी को लेंगे। हाँ, प्रायोरिटी में उसी को लेंगे ना। जब आपके पास सामने 4 होंगी तो आपने कहा अरे यार इसका टीवी में ऐड आता है, सलमान खान बोलता है तो ये अच्छी कंपनी होगी, है ना, या ये बोलता है ये अच्छी कंपनी होगी। तो वो तो एक लंबी प्रोसेस है ना। और फिर क्योंकि वो लंबी प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब आप एक बार उसे लेने लग जाएंगी तो फिर आप जिंदगी भर उसी को लेती रहेंगी ना। तो वो तो एक वो मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे जो सेल्स जो है, सेल्स वो तो मतलब वो है कि आपने सीधे खरीद लिया। जो मार्केटिंग की जो प्रोसेस है, जो 360 मार्केटिंग में हमेशा बोलता हूँ कि आपने अखबार में वो ऐड देखा, फिर आपने बस स्टेशन पे वो ऐड देखा, है ना, फिर आपने टीवी में भी ऐड देखा, तो एक लंबी प्रोसेस आपको दिखाते जाना। तो आपके अंतर मन में कहीं ना कहीं घुसता जा रहा कि हाँ ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। तो जब आप दुकान में जाएंगे वो बोलेगा पेप्सी दो, थम्स अप, आप बोलेंगे कोका कोला। तो वो उस तरह से है। तो मुझे लग रहा है काफी बातें हो चुकी हैं और बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा इतनी सारी बातें विज्ञापन पर करने के लिए। धन्यवाद। मैं अगर अदना सा विद्यार्थी हूँ उसका, मतलब मेरे को उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन यह है कि जितना मैंने उसे देखा और जितना समझा मैं उतना उस पर बोल सकता हूँ। जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी विज्ञापन की दुनिया थोड़ी बहुत समझ आई होगी। और अगर उनको कार्यक्रम पसंद, तो अगर दोस्तों अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें देना न भूले। आपके फीडबैक से हमें मनोबल बढ़ता है हमारा। तो हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना कॉमेंट हमें वहाँ दे सकते हैं। हेलो हल्द्वानी रेडियो चूंकि एक कम्युनिटी रेडियो है तो इसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पर इसे सुनना चाहते हैं दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। तो इसी के साथ विपुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी आपका धन्यवाद, और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुनेंगे उनको नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी का अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।